हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। हम लोग वर्ण विचार पढ़ रहे हैं और वर्ण विचार में हमने अपनी एक क्लास देख ली है जिसमें हम लोगों ने वर्णमाला समझ लिया था और उसका जो है अलग अलग तरह से वर्गीकरण भी हमने देख लिया था। ठीक है, अब उसको हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। अब एक एक करके सभी को हम समझते हुए चलेंगे। हम सबसे पहले स्वर से शुरुआत करेंगे। ये हमारी वर्णमाला की दूसरी क्लास है। ठीक है, इसमें हम लोग आगे पढ़ते हैं। हम यहाँ पर स्वर से शुरुआत करेंगे कि स्वर किसको कहते हैं, इसका वर्गीकरण किन किन आधारों पर किया जा सकता है, इसको हम डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। तो साथ साथ लिखते हुए चलिएगा। स्वर, सबसे पहले हम स्वर के बारे में जानते हैं। ठीक है ना, स्वर किसको कहते हैं। दोस्तों, जो स्वर होते हैं ना, उनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं और इनके उच्चारण में आपके मुख से निकलने वाली वायु को किसी भी बाधा का सामना नहीं करना पड़ता है। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही होगी मैं क्या कह रहा हूँ। मैं यह कह रहा हूँ कि इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। इसका आशय क्या हुआ, पहले ये समझते हैं। इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, कहने का मतलब यह हुआ कि जब आप अ बोलते हैं ना, तो आप 1 सेकंड तक आप बोलिए, अल्प काल के लिए आप बोलिए, फिर थोड़ी ज़्यादा देर के लिए आप बोलिए, आपके मुख से उच्चारण किसका होगा, आ का ही होगा। ठीक है ना, आप अ बोलिए, बोल के रुक जाइए, आपने आ ही बोला। आप आ ऐसे खूब देर तक बोलिए, ठीक है ना, तो भी आप आ ही बोलेंगे। ठीक है ना, आपके मुख में ध्वनि जो है परिवर्तित नहीं हो जाएगी। लेकिन जब आप क बोलते हैं, मान लिया किसी व्यंजन की बात कर लें, क, आप क बोल के देखिए, जैसे ही आप क बोलेंगे तो क तो पहले बोल देंगे आप, उसके बाद का जो उच्चारण होगा वो आ का हो जाएगा। ठीक है ना, क आ, लास्ट में अंत में क्या हो रहा है, आ का उच्चारण हो रहा है ना। तो का के उच्चारण में, यानी कि व्यंजन के उच्चारण में आ की मात्रा पहले से लग जा रही है। ध्वनि आपके बाद में क्या हो रहा है, आ की ध्वनि बाहर जो है निकल रही है आपके मुख से। इस वजह से यह स्वतंत्र नहीं है। लेकिन जो स्वर है ना, वो पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। यह स्वतंत्र प्रवृत्ति के होते हैं। यह किसी भी दूसरे वर्ण पर डिपेंड नहीं करते, किसी भी दूसरे वर्ण पर आश्रित नहीं होते। बात आपको समझ में आ रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ। और जो दूसरी बात मैंने कही कि यहाँ पर इनको किसी भी प्रकार के बाधा का सामना नहीं करना पड़ता मुख से निकलने वाली वायु को, कहने का मतलब यह हुआ कि अगर यह आपका मुखांग है, मान लेते हैं ये आपका कंठ है, ठीक है, यह आपका कंठ है, यह गले की नली है, ठीक है ना, यह पूरी नली आपके गले की है और यह आपके तालू का ऊपर वाला हिस्सा है और यह आपके तालू का नीचे वाला हिस्सा। यह ऊपर के दांत हो गए और यह नीचे के। साइड से मैंने यह व्यू दिखाया आपको, ठीक है। और यह आपकी जीभ है। अब होता क्या है, जब स्वरों का उच्चारण करते हैं, आपने अ बोला, मान लिया आपने छोटा अ बोला, अब क्या हुआ, यहाँ से जो वायु निकली बिना किसी बाधा के आपके मुख के बाहर चली आई। कहीं पर भी वह आपके जीभ को स्पर्श नहीं कर रही, ना आपके तालु को स्पर्श कर रही, ना आपके मूर्धा को, ना आपके दंत को। आ के उच्चारण से में निकलने वाली वायु क्या हुआ, मुख से सीधा बाहर हो गई। आ, आपने उच्चारण किया आ, तो आ से जो वायु निकली वह सीधा मुख के बाहर हो गई। आपने ई बोला, ई बोलने पर भी यही हो रहा है। जीभ हल्की सी मुड़ रही है लेकिन कहीं पर भी स्पर्श नहीं हो रहा है। ठीक है ना, ए, ओ, आओ, आप कुछ भी बोल के देखिए, री, आप कुछ भी बोलकर देखिए, आपका मुख कहीं पर भी स्पर्श नहीं करेगा, आपका मुखांग कहीं पर भी स्पर्श नहीं करेगा, कोई भी बाधा वायु को नहीं पहुंचेगी। ठीक है ना, तो यह बात आप समझ गए होंगे। अब स्वर किसको कहते हैं यह हम लिख लेते हैं। मैंने आपको समझा दिया कि स्वर किसको कहते हैं, अब इसको लिख भी लेते हैं। तो स्वर किसको कहेंगे, वे ध्वनियां जिनके, एक मिनट, वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में मुखांग बाधा नहीं पहुंचाते। मुखांग, 2 बार मैंने बाधा लिख दिया, मुखांग बाधा नहीं पहुंचाते। आपके जो मुख के अंदर के हिस्से हैं वह आपस में स्पर्श नहीं करते, कुल मिला जुला कर यह कहना है। और
इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, स्वतंत्र रूप से होता है। बात आपको समझ में आ गई, मैंने आपको समझा ही दिया सारी बातें, ठीक है ना। अब हम समझ लेते हैं कि स्वरों की संख्या कितनी है। तो स्वरों की जो कुल संख्या है ना, स्वरों की संख्या, तो जो कुल स्वर है ना वो कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, आए, ओ और आओ। यह कुल मिला जुलाकर 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, यह कुल मिला जुलाकर 11 स्वर होते हैं, ठीक है ना। यही 11 स्वर हैं जिसमें से आपके 4, 1, 2, 3 और यह 4, यह चारों क्या हैं? आपस में मूल स्वर कहलाते हैं, मूल स्वर। मैंने आपको कल की क्लास में भी यह बात बताई थी कि मूल स्वर किसको कहते हैं, लेकिन अब स्वर हम चूंकि पढ़ रहे हैं तो एक बार फिर से इसको हम देख लेते हैं। तो यहां पर मूल स्वरों की संख्या कितनी हो गई? मूल स्वरों की संख्या 4 हो गई। अच्छा, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं आपके वहां, ऐसे प्रश्न पूछ लिया गया कि 4 विकल्प दे दिया गया। मान लिया पहला विकल्प दे दिया गया आ, दूसरा विकल्प हो गया ए, और तीसरा विकल्प हो गया ओ, और चौथा विकल्प हो गया छोटा ओ, ठीक है ना। अब आपसे पूछ लिया कि इन चारों में मूल स्वर कौन सा है। ऐसे प्रश्न आए हुए हैं आपके वहां, ठीक है ना। अब पूछ लिया गया इसमें से मूल स्वर कौन सा है, तो क्या होगा? मूल स्वर ऊ ही हो जाएगा, ठीक है ना। ऊ क्या है? मूल स्वर है, ठीक है ना। तो यह बात आपको समझ में आ गई। अब जो है यहां पर आपने समझ लिया कि स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। लेकिन यह जो है स्वर की संख्या जो है हिंदी में 11 है, संस्कृत में इसकी संख्या 13 है, और वहीं देवनागरी लिपि की बात करें तो देवनागरी लिपि में भी इनकी संख्या 13 हो जाएगी, क्योंकि संस्कृत भी देवनागरी लिपि में ही तो लिखी जाती है। अगर आपसे प्रश्न पूछा गया हिंदी में स्वरों की संख्या तो वह 11 होगी, और देवनागरी लिपि या संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी। मैंने आपको बताया था बड़ी री और री को उसमें शामिल कर लिया जाता है, ठीक है ना। तो अब एक चीज और, यहाँ पर बहुत सारे विद्वान जो है ना री को स्वर मानने से इनकार कर देते हैं। अब वो कहते हैं कि री का उच्चारण बहुत कम हो रहा है। अब जो री है ना, इसके स्थान पर हम किसका उच्चारण करते हैं? रा पर बड़ी की मात्रा। अब हम री को इस तरह से लिखते हैं या फिर उच्चारण करते हैं, इसका उच्चारण हम इस तरह से करते हैं। इस वजह से री को अब स्वरों के श्रेणी से निकाल देना चाहिए, ऐसे बहुत सारे विद्वान कहते हैं, ठीक है ना। तो इस आधार पर अगर हम बात करें तो शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो शुद्ध स्वरों की संख्या 10 हो जाएगी, ठीक है ना। अगर शुद्ध स्वर, ये सारे स्वर तो उच्चारण में आते हैं, इनका उच्चारण अब गलत होने लगा है ना, इस वजह से यह जो है कई विद्वानों का प्रस्ताव है, कई विद्वानों ने यह बात कही है कि री को निकाल देना चाहिए। इस वजह से जो शुद्ध स्वर बचेंगे कुल मिला जुलाकर वह कितने हो जाएंगे? 10। परीक्षा में पूछा जाए अगर आपसे कि शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी है तो वह 10 है, और स्वरों की संख्या कितनी है ऐसे पूछ लिया जाए तो वह 11 है। देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या कितनी है तो कितनी है? वह 13 है। और मूल स्वरों की संख्या अगर आपसे पूछ ली जाए तो वह कितनी है? मूल स्वरों की संख्या 4 है, छोटा अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर हमको जो समझना है वह यह समझना है कि स्वरों का किस किस आधार पर हम वर्गीकरण कर सकते हैं। स्वर के बोलने के आधार पर, स्वर के उच्चारण के आधार पर हम इसका वर्गीकरण कर सकते हैं, इनके उत्पत्ति के आधार पर इसका हम वर्गीकरण कर सकते हैं। तो आप एक हेडिंग डालिएगा कि स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का
वर्गीकरण। किन किन आधारों पर हम स्वरों का वर्गीकरण कर सकते हैं, यहाँ से भी प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। बहुत फेवरेट टॉपिक है ये परीक्षकों का, यहाँ से प्रश्न पूछते ही हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो स्वर का वर्गीकरण है वो हम उत्पत्ति के आधार पर देख लेते हैं। उत्पत्ति के आधार पर। अब उत्पत्ति के आधार पर स्वरों को हम कैसे बांट सकते हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वर दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो हो जाएगा मूल स्वर, एक एक करके हम इसको भी समझ लेते हैं, ठीक है ना। मूल स्वर, इसको हम जड़ स्वर भी कहते हैं, जड़ स्वर, ठीक है। और जो दूसरा है वह क्या हो जाएगा आपका, संधि स्वर, संधि स्वर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको हम मूल स्वर को एक और स्वर कह देते हैं, प्राकृतिक स्वर बोल देते हैं, या फिर बीजाक्षर भी बोल देते हैं। बीजाक्षर लिखा जो ज्यादा ठीक है, बीजाक्षर। मतलब यह मूल रूप से इसमें किसी भी प्रकार का संयोग नहीं हुआ है, यह स्वतंत्र है अपने आप में, ठीक है ना। तो यह जो है, यह इसके कई नाम हैं। नैसर्गिक स्वर भी कहते हैं, प्राकृतिक स्वर भी कहते हैं, बीजाक्षर भी कहते हैं, मूल स्वर, जड़ स्वर, रूढ़ स्वर भी इसको हम कहते हैं। बहुत सारे इसके नाम हैं। तो ये सारे नाम जानकर हम क्या करेंगे, मैंने आपको बता ही दिया लगभग सारे नाम, ठीक है ना, इसके जो हो सकते हैं। तो मूल स्वर जो है, इनकी संख्या जो है वो 4 है, 4 स्वर मूल हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया वह कौन कौन से स्वर जो मूल हैं वह कौन कौन से हैं। छोटा अ हो गया, छोटी ई हो गया, छोटा ऊ हो गया और री हो गया। यह चारों जो हैं क्या हैं, मूल स्वर हैं। मैंने आपको अभी पीछे ही तो बताया भाई, ये देखिए, छोटा अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, यह चारों जो हैं मूल स्वर हैं, मैंने आपको बताया। और जो बाकी बचते हैं ना, वो संधि स्वर कहलाते हैं। संधि स्वर मतलब जो दो स्वरों के मेल से बने हों, ठीक है ना। दो अलग अलग स्वर या फिर दो स्वरों के मेल से जो बनेगा वह संधि स्वर कहलाएगा, ठीक है ना। अब संधि जो है यहाँ पर जो एक और टॉपिक आता है संधि का, वहाँ पर भी तो जो स्वर संधि होता है ना, वहाँ पर भी अलग से हम इसको वहाँ पर इन स्वरों को कैसे जोड़कर संधि करते हैं उन सबको वहाँ पर समझेंगे जब हम संधि पढ़ेंगे, एक अलग टॉपिक। यहाँ पर हम संधि स्वर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर संधि स्वर देख लेते हैं और दो कितने प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है ना। तो संधि स्वर दो और प्रकार से हम बांट सकते हैं, ठीक है ना। मैं इसको दूसरे पेन से लिखता हूँ। तो संधि स्वर जो है ना, यह दो और प्रकार के हो सकते हैं। पहला हो जाएगा आपका दीर्घ स्वर, दूसरा हो जाएगा आपका संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर, ठीक है ना। अब हम संयुक्त स्वर को भी दो आधार पे बांट सकते हैं, ठीक है ना। पहला हो जाएगा गुण स्वर, एक एक करके भी सबको हम समझ लेंगे, ठीक है ना। दूसरा हो जाएगा वृद्धि स्वर, वृद्धि स्वर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक एक करके इन सबको समझ लेते हैं। हमने मूल स्वर को तो समझ ही लिया है कि मूल स्वर किसको बोलते हैं, जड़ स्वर किसको बोलते हैं, इनकी संख्या 4 है। अब हम संधि स्वर को समझ लेते हैं, इनकी संख्या 7, 4 को छोड़ने के बाद कितनी बचती है, 7 बचती है ना। 7 स्वर जो है वह क्या है, आपके संधि स्वर हैं, ठीक है ना। इसमें संधि स्वर दो प्रकार के होते हैं, एक दीर्घ संधि स्वर, दूसरा हो जाएगा संयुक्त संधि स्वर, ठीक है ना। तो दीर्घ संधि स्वर कौन कौन से हैं इसको समझेंगे, फिर संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं इसको समझेंगे, और संयुक्त स्वरों को भी दो और आधारों पर हम वर्गीकरण कर सकते हैं। इसका यह ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, कारण कि इतना डीप आपका नहीं पूछेगा, फिर भी हम थोड़ा सा देख लेंगे ऐसे हल्का फुल्का। अगर आ ही गया प्रश्न तो क्या ही कर लेंगे आप, ठीक है ना। तो जिससे आपके कोई प्रश्न यहाँ पर छूटने ना पाए। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि दीर्घ स्वर किसको बोलेंगे। दीर्घ स्वर, अब देखिए दीर्घ स्वर किसको बोलेंगे हम। यहां पर होता क्या है ना, छोटा आ और छोटा आ,
इन दोनों के संयोग से क्या होता है, बड़ा आ का निर्माण होता है, ठीक है ना। और यही बड़ा आ क्या कहलाएगा, दीर्घ स्वर कहलाएगा, ठीक है ना। दो लघु अ के निर्माण से, दो लघु स्वरों के संयोग से क्या हुआ है, एक दीर्घ स्वर का निर्माण हो गया है। और जिस दीर्घ स्वर का निर्माण हुआ है वही दीर्घ स्वर क्या कहलाएगा, आपका दीर्घ स्वर कहलाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से छोटा ऊ और एक और छोटा ऊ यानी लघु ऊ को मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा, आपका दीर्घ ऊ का निर्माण हो जाएगा, ठीक है ना। तो यह जो क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से ई भी है, छोटी ई में छोटी ई को अगर जोड़ दें यानी कि लघु ई को अगर जोड़ दें तो दीर्घ ई का निर्माण हो जाता है और यह क्या है, दीर्घ स्वर है। तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, 3 है, ठीक है ना। बात आपको समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूँ। अब उसके बाद से जो आता है अगली बारी वो किसकी है, संयुक्त स्वर की, ठीक है ना। तो संयुक्त स्वर कितने हैं, अब देखिए उसमें से क्या हुआ, पहले तो 4 निकल गए आपके मूल स्वर, फिर उसके बाद आपके 3 निकल गए, कौन से, आपके 3 जो बचते हैं वो निकल गए आपके दीर्घ स्वर, ठीक है ना। 4 3 7 यही हो गए। अब बाकी कितने बचते हैं, 4 बचते हैं, ठीक है ना। अब वह जो 4 हैं वो संयुक्त स्वर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अगला है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर दो स्वरों के, अलग अलग स्वरों के योग से यह बनते हैं, ठीक है ना। जैसे इसको लिख भी लेते हैं, वे स्वर जो दो भिन्न स्वरों के स्वरों के योग से बनते हैं। बात आपको समझ में आ रही होगी मैं क्या कह रहा हूं। दो भिन्न स्वरों के योग से बनते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, संयुक्त स्वर बोलेंगे। जैसे क्या हो गया आपका, जैसे मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूं पहले। जैसे में अगर हम ई जोड़ देते हैं तो वह ए बन जाता है, ठीक है ना, ए बन जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से क्या होगा, अब इसी ए में हम क्या जोड़ दें, आ जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, ठीक है ना, ए बन जाएगा। और फिर क्या करें, अगर हम अ में ऊ जोड़ दें तो यह क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा, ठीक है ना। और फिर क्या करें, इसी ओ में हम अ जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा, ठीक है ना। बात आपको समझ में आ रही है ना। यहां दो अलग अलग स्वरों के संयोग से, अ अलग स्वर है और ई अलग स्वर है, इन दोनों को जोड़ देने से एक तीसरा स्वर का निर्माण हुआ है, वह क्या है, ए है, ठीक है ना। बात आपको समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि दो अलग अलग स्वरों के संयोग से एक नया तीसरा स्वर बना, यही क्या कहलाएगा, संयुक्त स्वर कहलाएगा। अब एक स्वर यह और दूसरा स्वर यह मिलकर ए बनाते हैं और यह क्या कहलाएगा, संयुक्त स्वर। ओ क्या कहलाएगा, संयुक्त स्वर। औ क्या कहलाएगा, यह भी आपका क्या हो जाएगा, संयुक्त स्वर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें से जो ए है मैं ऐसे ही आपको बता दे रहा हूं, अलग से नहीं लिख पा रहा हूं। इसमें से मैं इसको लाल पेन से एरो कर दे रहा हूं यहां पे। ये और यह ए और ओ, यह दोनों क्या हैं आपके, यह आपके क्या हो जाएंगे, गुण स्वर हो जाएंगे, गुण स्वर। और बाकी यह दोनों जो है ना, बाकी यह दोनों जो है ना, ये दोनों क्या हो जाएंगे, वृद्धि स्वर हो जाएंगे। एक मिनट, यह आपका क्या हो जाएगा, वृद्धि स्वर हो जाएगा। इतने महत्वपूर्ण नहीं है, संधि में भी इसका बड़ा योगदान है, ठीक है ना। जब हम संधि पढ़ेंगे तो गुण संधि और वृद्धि संधि ये सारी चीजें पढ़ेंगे, दीर्घ संधि ये सब पढ़ेंगे, वहां पर चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। यह जो है कैसे यह गुण स्वर है, यह जो है वृद्धि स्वर कैसे हो गया, ये सारी चीजें वहां पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। यहाँ पे औ और ए को आप ध्यान रखिएगा, यह वृद्धि है, और यहाँ पर ए और ओ यह दोनों क्या है, आपका गुण स्वर है, ठीक है ना। इसी से गुण संधि भी बनेगा और इसी से वृद्धि संधि भी बनेगा और दीर्घ संधि उससे बनेगा, ठीक है ना। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी जो मैं कह रहा हूं। परीक्षा में ऐसे प्रश्न आते हैं कि आप बताइए संयुक्त स्वर कौन सा है,
4 विकल्प दे दिए गए, इसमें से एक विकल्प दे दिया गया और आपसे पूछ लिया गया कि संयुक्त स्वर कौन सा है यह बताइए, दीर्घ स्वर कौन सा है यह बताइए, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है यह बताइए, संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है यह बताइए। तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं अगर यहाँ से प्रश्न बनते हैं तो, ठीक है ना। तो यह हो गया हमारा किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण। तो पहला हमने देख लिया कि स्वरों का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर अगर किया जाए तो कितने जो है भागों में उसको हम बांट सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि और किस आधार पर इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। तो जो दूसरा वर्गीकरण है वह हो जाएगा जाति के आधार पर। जाति के आधार पर, जाति के आधार पर अगर हम स्वरों को बांटना चाहें तो हम क्या करेंगे, स्वरों को 2 और भागों में बांट देंगे। सजातीय स्वर मतलब ऐसे स्वर जो एक ही जाति के हों, और दूसरा क्या हो जाएगा, विजातीय स्वर। विजातीय स्वर। बात आपको समझ में आ रही होगी ना मैं क्या कह रहा हूं। सजातीय स्वर को हम सवर्ण भी कहते हैं, सवर्ण एक ही वर्ण, सवर्ण स्वर या फिर सवर्ण कह देते हैं, स्वर वहां कहने की क्या जरूरत है, ठीक है ना। अब यहां पे इसको असवर्ण कह देंगे इसी प्रकार हम, ठीक है ना। ठीक है ना, तो यह बात आपको समझ में आ रही होगी। अब सजातीय स्वर किसको बोलेंगे, ऐसे स्वर जो एक ही जाति के हो, और मतलब क्या हुआ, एक ही जाति के कहने का मतलब क्या हुआ, इसमें ब्राह्मण ठाकुर क्षत्रिय वैसे नहीं है, ठीक है ना। जाति यहाँ पर, जाति का अर्थ हुआ कि यहाँ पर इनका उच्चारण एक ही तरह से होगा, यह एक ही कैटेगरी के होंगे, ठीक है ना, एक ही श्रेणी के हैं यह, ठीक है ना। जैसे जिनका उच्चारण एक तरह से होगा वह सजातीय हो जाएंगे, जिनका उच्चारण अलग अलग तरीके से होगा वह विजातीय हो जाएंगे। जैसे हम छोटी ई और बड़ी ई इन दोनों का उच्चारण लगभग एक तरह से करते हैं, बस थोड़ा सा दीर्घ और अल्प का अंतर यहाँ पर हो जाता है, एक थोड़ा जल्दी बोल देते हैं, एक थोड़ा देर तक बोलते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार ऊ और ऊ या फिर छोटा आ या बड़ा आ, इन सभी को क्या बोलेंगे हम, सजातीय स्वर बोलेंगे, ठीक है ना। बात आपको समझ में आ रही होगी। अ और आ यह दोनों क्या है, सजातीय स्वर हैं। ऊ और ऊ यह भी दोनों सजातीय स्वर हैं। ई और बड़ी ई यह भी दोनों क्या है, सजातीय स्वर हैं, ठीक है ना। तो सजातीय स्वरों की संख्या कितनी हो गई आपकी, 6 हो गई, ठीक है ना। तो सजातीय स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, 6 हो जाएगी, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो आ है यह आपके कंठ से बोली जाती है, आपके कंठ से निकलने वाली जो ध्वनि है बिना किसी बाधा के मुख के बाहर आ जाती है ना, आपके मुखांग में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है ना। आपने बोला कंठ से निकलने वाली वायु सीधा चली आई बाहर, इस वजह से इसको कंठ स्वर भी कहते हैं, ठीक है ना। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। कंठ स्वर, ठीक है ना, यह बातें महत्वपूर्ण है, यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप स्टार लगा लीजिएगा, ठीक है ना। यहां से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो छोटा आ और बड़ा आ क्या है, आपके कंठ स्वर है, आगे हम देखेंगे और इसको एक बार। तो यहां पर यह कंठ स्वर कहलाएगा, और छोटा ऊ और बड़ा ऊ जो है यह क्या कहलाएगा आपका, यह ओष्ठ कहलाएगा, ओष्ठ स्वर। बात आपको समझ में आ रही होगी। मैंने क्रम थोड़ा चेंज कर दिया है, यहाँ पर ई पहले आना चाहिए था यहाँ पर, और ऊ थोड़ा इसके नीचे आना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, आपको समझ में आ ही रहा होगा। और यह क्या हो जाएगा, तालव्य हो जाएगा, तालव्य। ई और बड़ी ई का निर्माण जो उच्चारण है वह आपके तालु से होता है, यानी कि मुख से निकलने वाली वायु को दबाव का सामना करना पड़ता है आपके तालु में, ठीक है ना। आप बोलकर एक बार देखिए ई, तो आपके मुख से निकलने वाली वायु को आपके तालु में हल्का सा दबाव महसूस कराएगा, तो यह जो है तालव्य स्वर कहलाएगा, ठीक है ना। स्वर, यह जो है आपका क्या हो जाएगा, तालव्य स्वर हो जाएगा। अब जो दूसरी बारी आती है वह कौन सी है, यहां पर जितने भी बसते हैं वह सब विजातीय हो जाते हैं, ठीक है ना। तो कौन कौन से स्वर विजातीय हो जाएंगे, वे स्वर जो अलग अलग, जो
जो अलग अलग उच्चारण स्थानों से, जो अलग अलग उच्चारण स्थानों से उच्चारित होते हैं, स्थानों से उच्चारित होते हैं। बात आपको समझ में आ रही ना? इनका उच्चारण स्थान एक नहीं हो, जैसे अ और आ का उच्चारण स्थान एक ही है ना, और ऊ और ऊ का उच्चारण स्थान एक ही है। होंठ से आप बोलते हैं, जब भी आप बोलेंगे आपके होंठ जो है गोल हो जाते हैं ऊ के उच्चारण में, ठीक है ना। आप होंठ को रोक लीजिए तो आप जो है ऊ का उच्चारण नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो यह जो है ओष्ठ हो जाएगा। एक ही तरह से इनका उच्चारण हो रहा है, ई और ई का उच्चारण एक ही तरह से हो रहा है, तो ये सजातीय हो गया। लेकिन जो विजातीय होते हैं इसके बाद जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? विजातीय कहलाएंगे, ठीक है ना। बात आपको समझ में आ रही होगी मैं क्या कह रहा हूँ। अब जो अगली बारी आती है इनका वर्गीकरण देखने का, वह क्या हो जाएगा? जिह्वा के प्रयुक्त होने वाले भाग के आधार पर। अब तीसरा वर्गीकरण क्या हो जाएगा? जिह्वा के प्रयुक्त होने वाले भाग के आधार पर। तो इसका कैसे हम वर्गीकरण कर सकते हैं जिह्वा के प्रयुक्त होने वाले भाग के आधार पर? तो यहां पर मान लेते हैं आपकी जीभ है, यहां पर इसका अग्रभाग है यह, और यह मध्य भाग है, और यह आपका पश्च भाग है। तो जीभ के कौन से हिस्से से आपका कौन सा स्वर बोला जाता है, इसके आधार पर हम इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। स्वरों का इस आधार पर भी हम वर्गीकरण कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं कि स्वरों का इस आधार पर वर्गीकरण हम कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे अग्रस्वर। पहला क्या है? अग्र स्वर। अग्रस्वर कौन कौन से स्वर हो जाएंगे? अग्रस्वर हम किसको कहेंगे? कि जिह्वा का आगे वाला हिस्सा जहां पर प्रयोग हो रहा होगा, मैंने बताया ना, यह जीभ का आगे वाला हिस्सा है, आपके जीभ का आगे का हिस्सा, ठीक है ना, ठीक ठीक आगे का हिस्सा जहां पर प्रयोग होगा वह क्या कहलाएगा? आपका अग्रस्वर कहलाएगा। जैसे ई और आपका बड़ी ई, ए और ऐ, ठीक है ना। तो यह चारों जो हैं वह आपके क्या कहलाएंगे? अग्रस्वर कहलाएंगे, ठीक है ना। अब ठीक इसी तरह से हम मध्य स्वर की अगर बात कर लें, मध्य स्वर, तो मध्य स्वर कौन कौन से हो जाएंगे? जिह्वा का मध्य भाग जहां पे प्रयोग होगा तो अकेला बचता है कौन? छोटा अ, ठीक है ना, अ। जब आप अ बोलते हैं तो आपकी जीभ ऐसे बीच में एक जगह रुक जाती है, इस पे किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं आता है, हल्का सा बीच में कहीं पर दबाव महसूस होता है आपके जीभ पर, और सारी वायु बिना किसी बाधा के मुख के बाहर आ जाती है, ठीक है ना। तो यह सिर्फ एक ही है। मध्य स्वरों की संख्या कितनी है? एक है। अग्रस्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। और उसके बाद जो बचते हैं वह पश्च स्वर हो जाते हैं, ठीक है ना। तीसरा पश्च स्वर, ठीक है। अब पश्च स्वर कौन कौन से हो जाएंगे? यहां पे बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और आपका क्या हो जाएगा यहां पर? ओ और आओ। यह जो है आपके क्या हो जाएंगे? पश्च स्वर हो जाएंगे। बात आपको समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? तो यहां पर इनकी संख्या कितनी है? 4 है, और इसकी संख्या कितनी है? 1 है, और फिर इसकी संख्या कितनी है? 5 है, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ रहा है ना। अब इसी तरह से अगर हम देख लें, इसको एक बार फिर से हम समझने का प्रयास करें, जीभ यहाँ पर थोड़ा सा और शॉर्टकट से यहाँ पर और अच्छे से समझने का प्रयास करें। तो मान लेते हैं कि यह आपकी जीभ है, ठीक है ना, और जीभ का यह पश्च हिस्सा है, और यह मध्य भाग है, और फिर यह आपका अग्रभाग है, अग्रभाग है, ठीक है ना। अब यहां पर क्या हो रहा है कि पश्च भाग से उच्चारित होने वाले स्वर जो हैं वह क्या कहलाएंगे? पश्च स्वर कहलाएंगे।
अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करिए, इसको याद करने के लिए क्या करिए, आप मध्य में सीधा सीधा आप क्या करिए, आप लिख दीजिए छोटा आ, एक ही है यह, इसको आप लिख लीजिए छोटा आ, ठीक है ना। उसके बाद से पश्च स्वर वो सारे स्वर हो जाएंगे जिसमें यहाँ तीन जो है तीन की तरह से जिसको लिखा जाए, जैसे बड़ा आ, यहाँ पे पहले तीन की तरह आपको लिखना पड़ा ना, तो बड़ा आ हो गया। फिर ऊ जब आप लिखते हैं तो उसको भी ऐसे तीन की तरह लिखते हैं, ठीक है ना। और फिर दूसरा बड़ा ऊ, यहाँ पे भी ऐसे तीन की तरह आकृति बनती है पहले, ठीक है ना। ओ में भी यहाँ पर पहले तीन की तरह आकृति बनती है। औ, यहाँ पर भी पहले तीन की तरह ही आकृति बनती है। इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। जितने भी स्वर हैं जहाँ पर इस तरह की आकृति शुरू में बन रही हो, ठीक है ना, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आपके पश्च स्वर हो जाएंगे, ठीक है ना। जैसे बड़ा आ, यहाँ पर देखिए तीन की आकृति बन रही ना, तो यह सारे सारे क्या हो जाएंगे, पश्च स्वर हो जाएंगे, ठीक है ना। आपने याद कर लिया क्या, मध्य स्वर छोटा है, उसके बाद जो भी जो है ये तीन की आकृति वाले हैं वो सब पश्च हो जाएंगे, और बाकी जितने बचते हैं वह क्या हो जाएंगे, आपके अग्र स्वर हो जाएंगे। जैसे ई हो गया, बड़ी ई हो गया, आपका ए हो गया और ए हो गया, ठीक है ना। अभी एक सवाल आपके मन में ये उठ रहा होगा कि री कहाँ गया, री का तो हमने नाम ही नहीं लिया। तो यहाँ पर बहुत सारे विद्वान, मैंने आपको पहले ही बताया कि री को स्वर नहीं मानते, लेकिन अगर आप मानना चाहते हैं कि री भी एक स्वर है, तो वैसे री तो स्वर है ही, लेकिन शुद्ध स्वरों की बात करें तो वहाँ पर इसको नहीं गिनते हैं। तो अगर आपने कहा नहीं नहीं हमको करना ही है, री को हम स्वर मानते हैं और हम मानते रहेंगे, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि री एक स्वर है और हम इसको इतनी जल्दी भुला नहीं सकते। री की बहुत याद आएगी अगर हमने री को इस तरह से जाने दिया, ठीक है ना। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आपको री को रखना है तो उठाइए और री को और रख दीजिए सबसे आगे, जीभ के सबसे आगे। तो जो री का उच्चारण है वह जीभ के सबसे आगे वाले हिस्से से होगा, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। अब आपसे एक प्रश्न ऐसे पूछा जाए कि यहाँ पर चलिए मान लिया पूछ लिया जाए कि चार विकल्प आपको दे दिया गया, मान लेते हैं एक विकल्प हो गया ई हो गया, दूसरा विकल्प बड़ी ई हो गया, ए हो गया, और चौथा विकल्प हो गया आओ हो गया, ठीक है ना। अब आपसे पूछ लिया गया कि इसमें से कौन सा अग्र स्वर नहीं है। चलिए आपसे पूछ लिया गया कि अग्र स्वर कौन सा नहीं है, तो सीधी सी बात है, यहाँ तीन की आकृति आ रही है तो पश्च स्वर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यह पश्च स्वर है, बाकी जो बचते हैं वो सब अग्र स्वर हैं, ठीक है ना। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में, ठीक है ना। तो यह बड़े आराम से आपसे हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गई। अब जो अगला वर्गीकरण है हम वह देख लेते हैं कि अगला जो उच्चारण हम देखेंगे वह हो जाएगा हमारा उच्चारण स्थान के आधार पर, ठीक है ना। उच्चारण स्थान के आधार पर इसका हम वर्गीकरण देख लेते हैं। अब हम अगला जो हेडिंग है वह कहवा होगा, ये मुझे लगता है तीसरा था ये, और ये हमारा चौथा हो जाएगा, ठीक है। चौथा अलग अलग आधार पर हम जो है इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही महत्वपूर्ण है सबसे अधिक, ठीक है ना। तो उच्चारण स्थान के आधार पर आप सभी से एक निवेदन है कि आप सभी लोग अपना नोट्स अच्छे से बनाते हुए चलिए, क्योंकि परीक्षा में यही आपका हथियार है, ठीक है ना। तो अगर आपके नोट्स क्लियर हैं, आपके नोट्स कंप्लीट हैं, आपने क्लासेस करी हैं और नोट्स बनाए हैं अच्छे से, तो परीक्षा आपसे कोई नहीं रोक सकता, वो कोई भी परीक्षा क्यों ना हो, ठीक है ना। तो आप हमेशा जो है नोट्स को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखिए, कभी नोट्स को जो है ऐसे आधा अधूरा छोड़कर या लापरवाही में कभी मत रखिएगा। जितना भी मैं लिखवा रहा हूँ या बोल रहा हूँ, जो मैं लिखवा नहीं रहा हूँ सिर्फ बोल दे रहा हूँ, उन सबको भी लिखते हुए चलिएगा, ठीक है ना। सारी चीज़ें यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती हैं, ठीक है ना। तो उच्चारण स्थान के आधार पर हम इसका वर्गीकरण देख लेते हैं। अगर हम उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण की बात करें तो क्या हो जाएगा, उच्चारण स्थान के आधार पर सबसे पहला वर्गीकरण हो जाएगा कंठ स्वर, ठीक है ना। और मैंने आपको पीछे बताया भी अभी कंठ स्वर, तालव्य स्वर, ठीक है ना। लेकिन एक बार फिर से यहाँ पे समझ लेते हैं। कंठ स्वर, अब कंठ स्वर कौन कौन से हैं मैंने आपको बताया, आप खुद ही लिख सकते हैं। छोटा अ और
बड़ा आ, यह दोनों कंठ स्वर हैं। और कंठ स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि आपके मुख से, गले से जो भी वायु निकल रही है बिना किसी बाधा के बाहर आ जा रही। आप बोलते हैं आपके क्या होंठ आपस में स्पर्श हुए क्या? आपकी जीभ में कोई हरकत हुआ क्या? नहीं ना। आपके जीभ के तालु में सट गए क्या? नहीं ना, कुछ नहीं हुआ ना। तो यहां पर क्या होगा? कंठ स्वर कहलाए, क्योंकि कंठ से निकलने वाली वायु सीधा बाहर आ गई। ठीक है ना। अब जो दूसरा है वह क्या हो जाएगा हमारा? तालव्य स्वर। तालव्य स्वर, ठीक है ना। अब तालव्य स्वर कौन कौन से हो रहे हैं? मैंने ये भी आपको बताया, ई और बड़ी ई, यह दोनों क्या हो जाएंगे? आपके तालव्य स्वर हो जाएंगे। ठीक है ना। अब तीसरा क्या हो जाएगा? मूर्धन्य स्वर। मूर्धन्य स्वर यानी आपके जीवा, आपके मुख का मूर्धा वाला हिस्सा आपके जीभ को स्पर्श करेगा। ऐसा इकलौता एक स्वर है, वह कौन सा स्वर है? री है। ठीक है ना। री, री का उच्चारण हम मूर्धा से करते हैं, आपकी जीभ मूर्धा में स्पर्श करती है। ठीक है ना। तो अब चौथा जो हो जाएगा हमारा, वह क्या हो जाएगा? चौथा ओष्ठ स्वर। ओष्ठ स्वर, ओष्ठ स्वर कौन कौन से हो जाएंगे? जिनके उच्चारण में आपके होंठ जो है हरकत में आ जाते हैं, वह कौन कौन से? ऊ और कौन सा? बड़ा ऊ। ठीक है ना। यह दोनों क्या हो जाएंगे? आपके ओष्ठ स्वर कहलाएंगे। ठीक है ना। अब जो अगली बारी आती है वह किसकी है? कंठ स्वर की। अच्छा, कंठ स्वर तो हो गया। ठीक है ना। अब अगली बारी हो जाएगी कंठ तालव्य की। कंठ और तालु के जो है संयोग से कौन सा बनेगा? ठीक है ना। पांचवा यहां पर लिख देते हैं, कंठ तालव्य। ऐसे इसको हाँ, कंठ तालव्य। ठीक है, सही, बिल्कुल। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? कंठ और तालु के जो स्वर हैं इनका आपस में इस पर संयोग होगा और जो है एक नया स्वर बनेगा। मैंने आपको बताया संयुक्त स्वर ऐसे ही ना बनते हैं। आपका जो अ है और ई है वह जैसे ए हो गया, संयुक्त स्वर है ना ए। अब यह कैसे बना हुआ है? कंठ का एक स्वर और तालव्य का एक स्वर मिलकर यह कैसे बना है? आ और ई से बना है ना। इसी वजह से इसको कंठ तालव्य भी बोलते हैं, कंठ तालव्य स्वर। ए जो है वह आपका कंठ तालव्य स्वर कहलाएगा। ठीक है ना। ए हो गया और ए हो गया। ठीक है ना। यह दोनों आपके क्या हो जाएंगे? कंठ तालव्य स्वर हो जाएंगे। ए कैसे बना है? आ में क्या किया हमने? ए जोड़ दिया, इसलिए ए बन गया। अब यह जो क्या हो गया आपका जो है कंठ हो गया और यह जो है कंठ तालव्य हो गया। तो यह दोनों स्वर क्या हो जाएंगे? आपके कंठ तालव्य स्वर हो जाएंगे। ठीक है ना। बात आपको समझ में आ रही है? ऐसा कुछ नहीं इसमें रॉकेट साइंस हो जो आपको समझ में ना आए। ठीक है ना। अब जो छठवां है वह क्या हो जाएगा? आपका कंठ ओष्ठ हो जाएगा। ठीक है ना। कंठोष्ठ, कंठोष्ठ स्वर। कंठोष्ठ स्वर आपके कौन कौन से हो जाएंगे? कंठोष्ठ स्वर आपके ओ और अव हो जाएंगे। ठीक है ना। अव, यह दोनों क्या हो जाएंगे? कंठोष्ठ हो जाएंगे। कंठ और ओष्ठ यानी कि आ और आपका ऊ के योग से ओ बना है और आ और ओ के योग से क्या बना है? औ बना है। कंठ और ओष्ठ के स्वर यहाँ पर आपस में काम कर रहे हैं, इस वजह से कंठोष्ठ हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गई? तो उच्चारण स्थान के आधार पर हम स्वरों का वर्गीकरण इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है ना। इसमें कोई समस्या आपको नहीं हुई होगी। प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं। यह पूरा का पूरा टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न आ ही सकते हैं। बिल्कुल, मैं इसको स्टार रेटेड कर दे रहा हूँ, यहाँ से ट्रिपल स्टार कर दे रहा हूँ। अगर यहाँ से प्रश्न आते हैं तो यहाँ से जरूर प्रश्न आएंगे, निश्चित तौर पे प्रश्न आएंगे। ठीक है ना। तो इसको अच्छे से आप देखते हुए जाइएगा। अब एक और वर्गीकरण हम देखते हैं। जो पांचवां वर्गीकरण हमारा होगा वह क्या हो जाएगा? ओष्ठाकृति के आधार पर। ओष्ठाकृति के आधार पर। ओष्ठाकृति के आधार पर कहने का क्या मतलब है?
अब तो आपके होंठ का आकृति कैसे बन रहा है, आपके होंठ की क्या आकृति बन रही है, इस आधार पर भी हम स्वरों को बांट सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा कि अलग अलग तरह से स्वरों को क्यों बांट रहे हैं। कहने का मतलब यही है यहाँ पर स्वरों को बांटने का कि स्वर के कैसे कैसी श्रेणियाँ बनाई जा सकती हैं। पहली श्रेणी तो यही हो जाएगी कि हम स्वरों को जो है यहाँ पर उत्पत्ति के आधार पर बांट दें। एक तो हो जाएगा भैया उत्पत्ति के आधार पर स्वर दो प्रकार के हो सकते हैं। अगर उत्पत्ति का आधार देखा जाए तो स्वर दो प्रकार के हो जाएंगे, और अगर हम जो है जाति का आधार लें तो जाति के आधार पर स्वरों को फिर हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। और अगर हम जिह्वा के प्रयोग होने वाले भाग के आधार पर, वैसे तो बहुत सारे आधार आप बना सकते हैं, खुद आधार बना सकते हैं बहुत सारे, ठीक है ना। जिह्वा के प्रयोग होने वाले भाग के आधार पर, होंठ के आधार पर, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, जिस भी तरह से आप बनाना चाहें अलग अलग बना सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ प्रमुख जो हैं उनको हम यहाँ पर देख रहे हैं। अब उच्चारण के स्थान के आधार पर, आपकी जिह्वा का कौन सा भाग कहाँ पर स्पर्श करता है मुख पर, इन सब के आधार पर जो है आप बना सकते हैं। ओंठ की क्या आकृति बनती है, आप जब कोई भी स्वर बोलते हैं उस आधार पर आप वर्गीकरण कर सकते हैं। तो बहुत सारे आधार हो सकते हैं, उसी में से एक है ओष्ठाकृति के आधार पर। तो सबसे इसी अभी जो है दो प्रकार के हो सकते हैं। इसके लिए हम रंग जो है बदल लेते हैं सबसे पहले। तो क्या हो जाएगा आपका वर्तुल स्वर, वर्तुल स्वर या गोलाकार स्वर। अरे गोलाकार, इसको वृत्ताकार भी कह सकते हैं हम, वृत्ताकार, ठीक है ना, या फिर वृत्तमुखी, जो भी आप इसका नाम देना चाहें, बहुत सारे नाम हो सकते हैं इसका, ठीक है ना। खुद से भी आप एक नामकरण कर सकते हैं, ठीक है ना। गोलाकार, वृत्ताकार, वृत्तमुखी, गोलमुखी, जो भी आप कहना चाहें अलग अलग इसके नाम हो सकते हैं, बस उसमें भाव वही रहना चाहिए, ठीक है ना। आप आयताकार ना बोल दीजिए गोलाकार को, ठीक है ना, भाव तो बदल जाएगा ना, वो तो आयत का आकार हो जाएगा। गोलाकार, जिसमें गोल आकार का भाव छिपा रहा है वो सारे जो है इसके नामकरण आप खुद कर दीजिए। ऐसा किया भी करिए, खुद से भी नामकरण करने का प्रयास किया करिए किसी चीज़ का, खुद से भी समझने का, अलग से वर्गीकरण करने का प्रयास करिए, आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है ना। अब एक हो गया वर्तुल स्वर, दूसरा क्या हो जाएगा जहाँ पे मुख गोल हो रहा हो, अब दूसरा क्या हो जाएगा मुख फैल रहा हो जिसके उच्चारण में, ठीक है ना। ऐसा होता है ना कि बहुत सारे स्वरों का उच्चारण करते हैं जब आप, तो आपका मुख गोल हो गया तो वह जो है वर्तुल स्वर कहलाएगा, और जिन जिन स्वरों के उच्चारण में आपका मुख जो है फैल जाएगा वह आपके प्रसृत स्वर कहलाएंगे, ठीक है ना। आपके कौन से स्वर हो जाएंगे, आपके यह प्रसृत स्वर हो जाएंगे, ठीक है ना। अरे प्रसृत स्वर, ठीक है ना। या फिर यह जो है वृत्ताकार है तो यह क्या हो जाएगा अवृत्ताकार हो जाएगा, या गोलाकार है तो यह जो है अगोलाकार, अगोलाकार कोई शब्द ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो अवृत्ताकार या फिर अवृत्तमुखी हो जाएगा। तो इस तरह से इसके भी नाम हो सकते हैं। अब आप खुद सोचिए कि वृत्ताकार स्वर कौन कौन से हो सकते हैं जिसके उच्चारण में आपका मुख जो है गोल हो जाता हो, ऐसे कौन कौन से स्वर हैं। ऐसे सबसे पहला आपको नाम याद आता है ऊ का। जब आप माफ कीजिएगा, जब आप ऊ बोलते हैं तो आपका होंठ गोल हो जाता है, और सिर्फ छोटा ऊ ही नहीं, बड़ा ऊ का भी जब उच्चारण करते हैं तो भी ऐसा होता है। ओ का उच्चारण करते हैं तो भी होता है ऐसा, और औ का उच्चारण करते हैं तो भी ऐसा ही होता है, ठीक है ना। तो यह चारों क्या हैं आपके वर्तुल स्वर या फिर गोलाकार स्वर या वृत्ताकार स्वर या वृत्तमुखी स्वर कहलाएंगे, ठीक है ना। यह चारों आपके क्या कहलाएंगे, वर्तुल स्वर कहलाएंगे, ठीक है ना। प्रश्न यहाँ से भी पूछे गए हैं कई बार, कई परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है ना। अब बाकी जो बचते हैं वह क्या हो जाएंगे, प्रसृत हो जाएंगे, जिसमें आपका मुख इनके उच्चारण में फैल जाता है। जैसे जब आप ऊ बोलते हैं तो आपका होंठ सिकुड़ गया और गोल हो गया ना, जब आ बोलते हैं आपका मुख फैल जाता है, आपका मुख फैल के बड़ा हो जाता है, ठीक है ना। तो आ, बड़ा आ, ई, बड़ी ई, ए और आए, ठीक है ना। ये सारे क्या हो जाएंगे आपके प्रसृत स्वर कहलाएंगे, ठीक है ना।
और अगर फिर आपकी बात आएगी यहाँ पर कि सर आपने तो री को बताया ही नहीं, री कहाँ गया यहाँ पर, हम तो री को इतने आसानी से भूलने वाले नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वर्गीकरण भी री को छोड़कर ही करते हैं, लेकिन बहुत सारे विद्वानों ने री का वर्गीकरण कर दिया है कि री को अगर रखना ही चाहें तो इसको हम कहाँ पर रखेंगे, होस्ट आकृति के आधार पर इसका अगर हम इसका जो है अगर वर्गीकरण करें तो क्या करेंगे, वृत्ताकार बोलेंगे या फिर प्रश्रित बोलेंगे। जब री बोलते हैं, री तो री बोलते हैं ना तो आपका मुख बहुत ज़्यादा फैलता है, ना ही आपका मुख बहुत ज़्यादा गोल होता है, ठीक है ना। आप बोल के एक बार देखिए, क्या आ की तरह आपका मुख फैल गया, क्या ए की तरह फैल गया, नहीं फैला, लेकिन ऊ की तरह गोल भी तो नहीं हुआ ना। तो इस वजह से जो री को हम कहाँ पर रखेंगे, री को किस श्रेणी में रखेंगे, हम री को अर्धवृत्ताकार श्रेणी में रखेंगे। तो री जो है ना यह क्या होगा, अर्धवृत्ताकार। स्वर, बात आपको समझ में आ रही है ना मैं क्या कह रहा हूं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, री आपका अर्धवृत्ताकार स्वर कहलाएगा, ठीक है ना। ओष्ठाकृति के आधार पर भी आपने वर्गीकरण इसका देख लिया, ठीक है ना। तो यहां पर कुछ ये वर्गीकरण है, एक दो और वर्गीकरण है जिसको हम अगली क्लास में समझेंगे कि और किस तरह से इसका हम वर्गीकरण कर सकते हैं। एक दो और वर्गीकरण बचे हैं, फिर स्वर हमारा खत्म हो जाएगा, फिर व्यंजन हम शुरू करेंगे और व्यंजन को भी इसी तरह से समझने का हम प्रयास करेंगे। यह काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं, निश्चित तौर पर आते हैं, ठीक है ना। तो इसको खूब अच्छे से पढ़िएगा, आप मेहनत से पढ़िएगा। प्रश्नों की भी एक सीरीज होगी जहां पर हम लोग समझेंगे कैसे प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। तो कुछ क्लासेस खत्म होने के बाद हम प्रश्नों को भी समझने का वहां पर प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आपको, मुझे आशा है कि समझ में आ गया होगा सब कुछ। कुछ अगर ऐसा है जो नहीं समझ में आया है तो आप बेझिझक हमसे टेलीग्राम पे प्रश्न कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप के ग्रुप में भी जो है प्रश्न कर सकते हैं, जिस भी तरह से आप चाहें वहां पर प्रश्न कर सकते हैं। और क्लासेस तो शुरू हो ही गई हैं, आप सभी को पता है। तो जो भी सगे संबंधी जिसको भी इसकी आवश्यकता हो, इस क्लास के करने की आवश्यकता हो, उन सभी को यह क्लास शेयर करें और उन सभी से जुड़ने के लिए कहें। बहुत बहुत शुक्रिया, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।